आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड पार्ट 2 लेके आए हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया था, जिसमें टॉप 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ये पार्ट 2 है, जिसमें 26 क्वेश्चन और लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से अपराध को करने के प्रयोजन से एकत्रित होने मात्र के लिए 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो ऐसा है डकैती। डकैती एक ऐसा अपराध है जिसके लिए एकत्रित होने के लिए 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से अपराध के प्रयोजन से एकत्रित होने मात्र के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो डकैती के लिए जो है अपराध करने के लिए एकत्रित होने मात्र के लिए 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में किस अपराध को करने के प्रयत्न को अपराध माना जाता है? तो हत्या, आपराधिक मानववध, आत्महत्या, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? अपराध को करने के प्रयत्न को ही अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता के किस अपराध को करने के प्रयत्न को अपराध माना जाता है? तो हत्या करने के प्रयत्न को भी अपराध माना जाता है, आपराधिक मानववध के प्रयत्न को भी जो है अपराध माना जाता है, और आत्महत्या करने के प्रयत्न को भी अपराध माना जाता है। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। भारतीय दंड संहिता में किस अपराध को करने के प्रयत्न को अपराध माना जाता है? तो हत्या, आपराधिक मानववध, आत्महत्या, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या राजद्रोह का सार है? तो निम्न में से क्या राजद्रोह का सार है? तो आशय ही जो है राजद्रोह का सार है। निम्न में से क्या राजद्रोह का सार है? आशय ही जो है राजद्रोह का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 124 का में जो है राजद्रोह को जो है परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत राजद्रोह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 124 का में जो है परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं के आपराधिक दायित्व का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सामान्य उद्देश्य। क्या है? सामान्य उद्देश्य। विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं के आपराधिक दायित्व का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सामान्य उद्देश्य। इन सब का एक ही उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं कि आपराधिक दायित्वों का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय है, अंतर्गत कौन सी धारा? धारा 393 की। भारतीय दंड संहिता में लूट करने का प्रयत्न दंडनीय अपराध है, अंतर्गत कौन सी धारा? धारा 393। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधि विरुद्ध जमाओं के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। विधि विरुद्ध जमाओं के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 268 में जो है लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है? तो धारा 268 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि में कारित किया गया है गंभीर तथा अचानक प्रकोपन। जो है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, किस कंडीशन में नहीं है, यदि में कारित किया गया है, किसमें, गंभीर तथा अचानक प्रकोपन पर जब होता है तो उसे आपराधिक मानववध कहा जाएगा, ना कि हत्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया है, उसमें न्यूनतम सज़ा कितनी होगी, तो आजीवन कारावास एवं जुर्माना। किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया है, उसमें न्यूनतम सज़ा कितनी होगी, आजीवन कारावास एवं जुर्माना। मित्रों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से चोरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चोरी के विषय में ऑप्शन नंबर सी सही है। सहमति के बिना किसी व्यक्ति के कब्जे की चल संपत्ति बेईमानी से लेना या हटाना क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। निम्नलिखित में से चोरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के कब्जे की चल संपत्ति बेईमानी से लेना या हटाना क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्महत्या करने के प्रयत्न के अपराध को किस दंड से दंडित किया जाएगा, तो 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से। आत्महत्या करने के प्रयत्न के अपराध को किस दंड से दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है, तो धारा 300 में जो है हत्या को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है, धारा 300 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लूट करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना विधितः आवश्यक है, तो 1 व्यक्ति का होना आवश्यक है। लूट करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना विधितः आवश्यक है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना विधितः आवश्यक है, तो 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना विधितः आवश्यक है, न्यूनतम की बात हो रही तो 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में निवास गृह में की गई चोरी के लिए दंड का उल्लेख किया गया है, तो धारा 380 में जो है निवास गृह में की गई चोरी के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में निवास गृह में की गई चोरी के लिए दंड का उल्लेख किया गया है, धारा 380 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उद्दीपन के अपराध को परिभाषित किया गया है, तो जो है धारा 383 में जो है उद्दीपन के अपराध को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में उद्दीपन के अपराध को परिभाषित किया गया है, धारा 383 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है, तो धारा 390 में जो है लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है, धारा 390 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा 411 में किस अपराध का उल्लेख किया गया है, तो धारा 411 में चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या रखना जो है 411 में आता है। तो धारा 411 में किस अपराध का उल्लेख किया गया है, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना या रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है, तो धारा 415 में जो है छल को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है, धारा 415 में छल को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग व इसके दंड का उल्लेख किया गया है, तो धारा 408 में जो है किसी लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता के अधीन
कौन सा कार्य अपने आप में अपराध नहीं है? तो सामान्य आशय जो है अपने आप में अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता के अधीन कौन सा कार्य अपने आप में अपराध नहीं है? सामान्य आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा? तो नंबर 1, किसी भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में अपराध कारित करना। दूसरा, किसी विदेश नागरिक द्वारा भारत में अपराध कारित करना। किसी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान में अपराध कारित किया जाना। उपरोक्त सभी अवस्थाओं में भारतीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में भारतीय क्षेत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा? उपरोक्त सभी में होगा। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है और विदेश में अपराध करता है तब। यदि कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में अपराध करता है तब। यदि किसी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान में अपराध कारित किया जाना। उपरोक्त सभी भारतीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज की परिभाषा में शामिल है? तो बैंकर पर दिया गया चेक, मुख्तारनामा और मानचित्र। उपरोक्त सभी क्या हैं? ये दस्तावेज में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज की परिभाषा में शामिल है? तो बैंकर पर दिया गया चेक, मुख्तारनामा और मानचित्र। उपरोक्त सभी जो है दस्तावेज में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पेंशन गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है? तो धारा 443 में जो है परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पेंशन गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है? धारा 443 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में किस अपराध का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना जो है धारा 420 में आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में किस अपराध का उल्लेख किया गया है? तो छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना जो है धारा 420 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में रिष्टि को परिभाषित किया गया है? तो जो है धारा 425 में रिष्टि को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में रिष्टि को परिभाषित किया गया है? धारा 425 में रिष्टि को परिभाषित किया गया। ये हमारा मित्रों लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सम्मति से मैथुन करता है, बलात्संग कहा जाएगा यदि वह स्त्री से कम आयु की हो। कितने? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। यदि कोई भी 16 वर्ष से कम स्त्री है, यदि उसके सम्मत से भी मैथुन किया जाता है तो वो भी बालासंग यानी जो है बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की सम्मत से मैथुन करता है, बलात्संग कहा जाएगा यदि वह स्त्री की जो आयु है वो 16 वर्ष से कम है। तो मित्रों क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट जरूर करिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।